हर्ष जी, आप सुन रहे हो तो एक बार कंफर्मेशन चैट में दें कि आवाज़ स्पष्ट आ रही है कि नहीं। जो भी मित्र विद्यार्थी परिषद की इस इकाई के कार्यक्रम में जुड़े हों, कृपया वो संदेश लिख करके बताएं कि आवाज़ स्पष्ट आ रही है। रवि आर्य, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इसको महत्वपूर्ण बनाया है 5 अगस्त ने। तो दिन महत्वपूर्ण क्यों है, उस पर आने से पहले मैं विद्यार्थी परिषद के इस मंच पर विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, विशेषकर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की जो इकाई है, उसके छात्रों को, उसके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, सभी को प्रणाम करता हूं। और उस विश्वविद्यालय के फैकल्टीज़ में कुछ मेरे मित्र हैं, शायद उनमें से कुछ लोग सुन रहे हों या देर से सुने, उन्हें भी मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। माननीय कुलपति जी को भी आपके माध्यम से ही प्रणाम करता हूं। विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब मेरी हर्ष से इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई तब तक शिक्षा नीति नहीं आई थी और हम लोगों ने विषय तय कर लिया था। इस नाते इस विषय में कोई बदल भी नहीं किया गया। लेकिन जब मैं आज आपके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे, या उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में कौन कौन से सुधार किए, या उनके पिता ने जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के 4 बार उपकुलपति रहे, उन्होंने कौन कौन से सुधार शिक्षा के क्षेत्र में किए, उन पर अवश्य थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसे मैं कल कह रहा था, कल के बारे में, कल का दिन यानी 5 अगस्त 2019 को याद करें तो भी वर्तमान भारत सरकार बधाई की पात्र है कि उसने धारा 370 को संसद के पटल पर ला करके संशोधित कर दिया और जो भी कारक तत्व थे उसमें, जो उसे विशेष दर्जा देते थे, उस विशेष दर्जे की समाप्ति कर दी। इस नाते 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। और कल हम सबने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा परम पूज्य अयोध्या जी की धरती पर जाकर के भूमि पूजन किया गया और आप सबने उस पूरे कार्यक्रम को अवश्य ही मनोयोग से देखा होगा, तो बहुत कुछ सीखा होगा कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता कैसी है, हमारे मूल्य कैसे हैं और समर्पण क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है और कैसे सामाजिक आदर्श, कैसे धार्मिक आदर्श निर्मित किए जाते हैं। इन सब का दर्शन आप सब ने कल अवश्य किया होगा। तो 5 तारीख का दिन
भारतीय इतिहास में 5 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में अजर अमर हो चला है। और उसके 2 प्रमुख कारण हैं कि 2019 में धारा 370 अनुच्छेद 35 कैपिटल ए, इन दोनों के द्वारा जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था, वो दर्जा भारत सरकार ने वापस ले लिया था। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, धारा 370 समाप्त नहीं हुई है। धारा 370 क्लॉज 1 जीवित है, लेकिन उसके वो क्लॉजेज हटा दिए गए जो उसको विशेष दर्जा देते थे। और 1954 में लाया गया आर्टिकल 35 कैपिटल ए विड्रॉ कर लिया गया, जो कि बहुत आसानी से विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति का अनुदेश था और राष्ट्रपति के अनुदेश से ही वो वापस हो गया। तो इस नाते ये जो हो हल्ला मचा हुआ था, उसको लेकर के वह संवैधानिक रूप से कहीं से भी वाजिब नहीं था, न्यायोचित नहीं था। तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम वेबिनार्स में जो कश्मीर के विषय को जीवित रखना चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों के द्वारा तमाम लेख लिखे गए, तमाम चर्चाएं आयोजित की गईं। कुछ अपना पक्ष भी आया, कुछ दूसरा पक्ष भी आया। और जब मैं पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचता हूं, तो मेरा ध्यान 2 शब्दावलियों पर जाता है। एक है आग्रह और दूसरा है दुराग्रह। आग्रह सदैव सुधार के लिए होता है, आग्रह विमर्श के लिए होता है। लेकिन जब आप कुतर्क कर रहे होते हैं, जब आप दुराग्रह कर रहे होते हैं, तो उसमें गुंजाइश नहीं होती है। जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर की नीति का सवाल है, जो स्वप्न उन्होंने देखा था, वह स्वप्न आंशिक रूप में पूरा हो गया है। जब मैं कह रहा हूं आंशिक रूप में पूरा हो गया है, तो मेरा अभिप्राय धारा 370 के द्वारा जो विशेष दर्जा दिया गया था, उस विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया है। अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रिय नारा रहा है। एक और नारा बहुत प्रिय रहा है विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों का, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इसके अलावा भी एक नारा, जिसे मैं आधा अधूरा ही कहना चाहता हूं, कश्मीर मांगोगे तो, आप स्वयं समझदार हैं, जोड़ सकते हैं। तो कश्मीर हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ, हमारे मनोभाव से जुड़ा हुआ, हमारे भारत के बोध से जुड़ा हुआ है, और उसे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के सिरमौर के रूप में याद करते हैं। चाहे वह ललितादित्य, चाहे वो कल्हड़, राजतरंगिणी, अभिनव गुप्त, किसी का भी जब हम जिक्र करते हैं तो एक परंपरा, एक संस्कृति, सभ्यता, और हिमालय के उस भूभाग में तमाम ग्रंथ लिखे गए जो आज भी हमको प्रेरणा देते हैं। तो इस नाते सांस्कृतिक लिहाज से भी कश्मीर हमारा अंग है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी अंग को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आप स्वयं सोच करके देखिए, कैसा बड़ा व्यक्तित्व है। उस बड़े व्यक्तित्व के साथ भी जब हम लिटरेचर के रूप में देखते हैं, तो बहुत न्याय नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी रही,
जब वो विदेश से पढ़ करके लौटे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं धनवान नहीं होना चाहता हूं, मैं महान होना चाहता हूं। और उस महानता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना समग्र जीवन समाज को समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया। उनके परिवार में धन का अभाव नहीं था। उनके परदादा गंगा प्रसाद जी चिकित्सक थे, अच्छे सफल चिकित्सक थे। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी हुए, 4 बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए। उस जमाने में उपकुलपति चुनाव से होता था। और उनके योगदान को देखते हुए तो तमाम लोगों ने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की आत्मा थे वो। एक तरह से जो विकास वहां हुआ उसका बहुत हद तक श्रेय उनको जाता है। लॉर्ड कर्जन लिखता है उनके बारे में, उस कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा विश्वविद्यालय से शिक्षा विश्वविद्यालय बनाने सिखाने का एक विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी को जाता है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो पिता और पुत्र दोनों का जिक्र करना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ बंगला साहित्य में भी एमए किया था। यानी जैसी उनकी पकड़ अंग्रेजी साहित्य पर थी, उतनी ही अच्छी पकड़ उनकी बंगला साहित्य पर भी थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस लिटरेचर में चलाए जाएं, बंगला में चलाया जाए, अन्य भाषाओं में चलाया जाए, इसकी शुरुआत उनके पिताश्री ने की थी। और उसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आगे बढ़ाया। मैं आपसे पहले मैंने जैसे चर्चा की तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर उनके साथ उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्यों चर्चा करना चाहता हूँ मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की? आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राइमरी से लेकर के संभावित परिस्थितियों में 8वीं तक तो अवश्य मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का विचार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन परिस्थितियों में, जब ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ, कोई विरोध नहीं करता था, उस वक्त भी शिक्षा संस्थानों में मातृभाषा में पढ़ाए जाने का पुरजोर समर्थन किया है। समर्थन ही नहीं किया, क्रियान्वित भी किया। आज स्कूली शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन लाया गया है कि 9वीं के बाद सिर्फ 12वीं में जाकर के विद्यार्थी को बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, लेकिन परीक्षाएं होंगी। उस परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि जब 1933 में वे मात्र 33 इयर्स की एज में, 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, तो उन्होंने उस वक्त सेमेस्टर सिस्टम, आज कई बार विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर के प्रति नाराजगी दिखाई जाती है, विरोध भी होता है, क्योंकि हमारी परंपरा में वार्षिक परीक्षा का एक नियम बना हुआ था और हमारे विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी हैं, सिर्फ परीक्षा के माध्यम बनते चले जा रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है, वो कमजोर हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके माध्यम से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया पुनः सृजित होगी और विश्वविद्यालय का फोकस, विश्वविद्यालय का ध्यान परीक्षाओं से हट करके
सीखने, सिखाने और भविष्य बनाने की तरफ होगा। जैसे मैं कह रहा था कि उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम, टाइम टेबल पहले दे दिए जाएं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो कहते हैं कि छुट्टियों में ही टाइम टेबल बन जाना चाहिए और वो टाइम टेबल विद्यार्थी की निगाह में भी पहुंच जाना चाहिए। जब वो पहले दिन आए तो उसकी क्लास जरूर लगनी चाहिए। जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो किताब बताना चाहता हूं जो एनबीटी ने प्रकाशित की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षक के रूप में, आप एनबीटी पर जाएंगे, हो सकता है उसकी ई कॉपी भी उपलब्ध हो तो उसको डाउनलोड करके अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो भारत की अभी शिक्षा नीति आई है उसको मैं ये कदापि नहीं कहूँगा कि लोगों ने उसको हूबहू कॉपी किया, लेकिन जब आप उनकी शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो लगेगा कि बहुत हद तक ये शिक्षा नीति उन्हीं संदर्भों में सोच रही है। तो ट्राइमेस्टर सिस्टम की भी वो बात करते हैं। टाइम टेबल प्राइमरीली वोकेशंस में ही दे दिए जाएं, यानी समय से पहले दे दिए जाएं, उसकी बात वो करते हैं। ट्यूटोरियल एंड परसेप्टोरियल्स, यूजीसी के द्वारा जो विधान है उसमें ट्यूट्स लगने की भी व्यवस्था है। कुछ विश्वविद्यालयों में लगता है, कुछ महाविद्यालयों में बहुत रिलीजियसली लगता है, लेकिन तमाम स्थानों पर आप सभी विद्यार्थी हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, तमाम जगहों पर लगता ही नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस दौर में परसेप्टोरियल्स की बात कर रहे हैं, उस दौर में भाषा के महत्व की बात कर रहे हैं, उस दौर में अलग से रेमेडियल क्लासेस की बात कर रहे हैं। इस नाते मैं कह रहा था कि अगर शिक्षा नीति आने के बाद ये विषय हम लोगों ने तय किया होता तो अवश्य मैं आप लोगों से आग्रह करता कि मैं शिक्षा नीति पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शिक्षा नीति पर अपनी बात आपसे साझा करूंगा। लेकिन कश्मीर का विषय उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपसे साझा किया कि कल ही यानी 5 अगस्त को 1 साल हुआ है वर्तमान सरकार की कश्मीर नीति के क्रियान्वयन का। तमाम लोग जब कश्मीर की चर्चा करते हैं तो कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संघर्ष किया, जो प्रजा परिषद ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के बारे में भूल जाते हैं। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को बहुत नजदीक से देख रहे थे और ये कोई पहला प्रयास नहीं था उनका। जब भारत का विभाजन लगभग तय हो गया तो उन्होंने बंगाल में एक बड़ा सघन आंदोलन चलाया और उस सघन आंदोलन में उन्होंने जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को कैसे भारत में रखा जाए, कैसे बचाया जा सके, इसकी चिंता की। और उसमें उन्होंने बंगाल का जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, पंजाब का जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, उसके लिए आंदोलन चलाया और उससे प्रेरित होकर के उन क्षेत्रों में भी जागरूकता पैदा हुई और अंततः वे क्षेत्र बचाए जा सके। राजस्थान छूट गया था। ये जो बाड़मेर का इलाका है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके रूट्स पाकिस्तान में चले गए। वो हिंदू बहुल इलाके हैं, लगभग 2 जिले हैं जो पाकिस्तान में बॉर्डरिंग एरियाज पर लगते हैं, वो हिंदू बहुल इलाके हैं। अब उसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज हो गया है, नहीं तो एक ऐसी स्थिति थी कि वहां बहुमत था उनका भाषाई लगाव, उनका भारत की उस क्षेत्रीय भाषा के साथ था, राजस्थानी भाषा के साथ था, बाड़मेरी के साथ था। लेकिन उस वक्त चूक हुई तो भारत का बंगाल का एक प्रमुख इलाका, पंजाब का एक प्रमुख इलाका हम बचा सके, वह पाकिस्तान में नहीं गया, उसका श्रेय भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। मित्रों, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर किए गए आक्रमण से शुरू होती है।
कश्मीर ने मुहाजिर्स के कंधे पर, कबायलियों के कंधे पर हथियार रखा, उनको आगे किया। वास्तव में कबायली नहीं थे, वास्तव में पाकिस्तान की सेना के लोग थे जिन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। और आक्रमण की पृष्ठभूमि क्या है? इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत प्रावधान था कि कोई भी रजवाड़ा, कोई भी क्षेत्र वो तय कर सकता है कि वो स्वायत्त रहेगा, भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वायत्त रखने की कोशिश की। उन्होंने भारत को कोई पत्र नहीं लिखा था, पाकिस्तान को अवश्य उन्होंने पत्र लिखा था अपने बफर स्टेट को बनाए रखने के बारे में उनकी राय जानने के लिए। यहां आप मंशा देखिए, राजा हरि सिंह बहुत स्पष्ट थे भारत की नियति को लेकर के, भारत के नेतृत्व को लेकर के। उनको कोई गलतफहमी नहीं थी, उनको भारत से कोई खतरा भी नहीं था। उन्हें मालूम था कि भारत उनके बफर स्टेट को या उनकी स्वायत्तता को पूरा सम्मान देगा। पाकिस्तान के प्रति उनमें संशय था, इस नाते उन्होंने पाकिस्तान को अगस्त में ही एक पत्र लिखा। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हम आजाद हुए। अगस्त में ही उन्होंने एक पत्र लिखा पाकिस्तान को कि हम बफर स्टेट रहना चाहते हैं। पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे दिया? सितंबर माह में उसने अपने कबायली जो जम्मू कश्मीर भेज दिए। उन्होंने उसको सोचा कि छोटा सा संकट है, इससे पार पा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा 20 अक्टूबर को एक बड़ा चंक कश्मीर में पहुंच गया, श्रीनगर से बारामूला की तरफ पहुंचना शुरू कर दिया, तब उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। और उस मदद में उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि सेना की मदद दी जाए। मित्रों, हम सबको पता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में नेहरू जी ये विषय सारा देख रहे थे, लेकिन सरदार पटेल ने ये स्पष्ट शर्त रखी कि पहले आप हमारे साथ अपने संबंध को स्पष्ट करिए। और इसी नाते राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत में कश्मीर के विलय को स्वीकार किया। ये डेट्स बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। 26 अक्टूबर को विलय स्वीकार किया, 27 अक्टूबर को शाम को कागज पहुंचा, 27 अक्टूबर को हमारी सेनाएं पहुंच गईं और युद्ध का स्वरूप बदलना शुरू हो गया। कश्मीर में जो गलतियां तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, उसका भोग पूरा देश किसी न किसी रूप में आज तक भुगत रहा है। हमारा एक अंग आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारा जो क्षेत्र होना चाहिए था वो आज उसके कब्जे में है। आज भी आतंकवाद की घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। निसंदेह बहुत कमी आई है, लगभग 80% वायलेंस में कमी आई है। आतंकवादी घटनाओं में लगभग 40% की कमी आई है। और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को दो भागों में यूटी के रूप में स्थापित कर दिया गया है, तब से प्रशासन की पहुंच जनता तक बहुत तेजी से पहुंची है। उसके लाभ क्या हुए हैं, चिंताएं क्या क्या हैं, उन पर हम लोग थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कश्मीर के प्रति आंदोलनात्मक रवैया रहा, या उसके लिए जो उन्होंने अपनी
जान न्यौछावर कर दी, उस तत्व की तरफ हम चलते हैं। मित्रों, जैसे हम सबकी जानकारी में है कि 1947 में जब राष्ट्रीय सरकार बनी, तो मैं इसको राष्ट्रीय सरकार इसलिए कह रहा हूं, कोई चुनाव नहीं हुआ था। एक तरह से कांग्रेस ने तय किया, क्योंकि 1939 में भी कांग्रेस की ही सरकार तमाम प्रोविंसेस में बनी थी। 3 जगहों पर वो आश्रित थे मुस्लिम लीग पर। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्टी के रूप में डिक्लेयर किया। उसके विरोध में भारतीय कांग्रेस ने निर्णय लिया और सारे सरकारों से त्यागपत्र दे दिया। और उस त्यागपत्र वाले दिन को जिन्ना साहब ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और उसके बाद 1940 से लेकर के 1947 तक सांप्रदायिकता की वो विभत्स घटनाएं, वो तमाम ऐसी आकृतियां इतिहास में हमको दिखती हैं जिन पर सोचने से ही आक्रोश आता है, सोचने से ही आता है कि कितना दमन किया गया होगा, कितना अत्याचार किया गया होगा। वो एक अलग ऐतिहासिक पक्ष है, वो एक अलग चैप्टर ही है भारतीय स्वतंत्रता का, भारत की आजादी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार में शामिल किया गया, बाबा साहब को सरकार में शामिल किया गया, और इस नाते हम उसको राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। लेकिन आप देखें कि नेहरू जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ बहुत लंबे समय तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तादात्म्य नहीं रहा। और उन्होंने 1950 में 21 अप्रैल को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और एकाएक त्यागपत्र नहीं दिया, उन्होंने 1 अप्रैल को और 6 अप्रैल को आगाह किया नेहरू जी को कि आपकी जो पाकिस्तान के प्रति नीति है वो गलत है, उसमें सुधार होना चाहिए। आपकी जो कश्मीर नीति है उसमें सुधार होना चाहिए। और जो पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के साथ, हिंदुओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जो लोग भाग करके आ रहे हैं, उस पर भी चिंता करिए। और वो संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक आंकड़ा देते हैं, और उस आंकड़े में वो कहते हैं कि लगभग 1,45,00,000 लोग हिंदू परिवारों के थे। और आजादी के कुछ ही महीनों में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लगभग 50,000 लोग मार दिए गए। तमाम लोगों ने अपने घर, परिवार, संपत्ति छोड़ करके भारत में शरण ली। और 1950 में जब संसद में बोलते हुए वो आंकड़ा दे रहे थे तो लगभग 45 लाख लोग भारत में आ चुके थे। और उन 45 लाख लोगों में ज्यादातर लोग संभ्रांत लोग थे, ज्यादातर लोग संपत्तिशाली लोग थे। 75% लोगों के पास औद्योगिक संस्थान और शिक्षा संस्थान थे। उन सब पर कब्जा कर लिया गया, संपत्तियां छीन ली गई, संपत्तियों से उनको बेदखल किया गया और प्रतिरोध पर मारा गया। नतीजा जान बचा करके हिंदुस्तान आए। मित्रों, आप सब ने पिछले साल देखा CAA का बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उन त्रासदियों को जब हम याद करते हैं, कितने लोग भाग भाग करके आए इन थियोक्रेटिक स्टेट्स से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उन सबको प्राकृतिक रूप में भारत ही शरण स्थली लगा, क्योंकि वो सभी हिंदू विश्वास के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। इस नाते वो भारत आए। इस नाते सरकार का वो कदम बड़ा श्रेयस्कर कदम था, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यहां एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 1952 में
एक महाविद्यालय के कार्यक्रम में शेख अब्दुल्ला, ये तीसरी पीढ़ी है उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला दूसरी पीढ़ी है, शेख अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर भारत के तिरंगे के स्थान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा फहराते हैं। उनके इस काम का प्रजा परिषद विरोध करती है, तमाम विद्यार्थी विरोध करते हैं। सरकार के गजट में 15 लोगों के बारे में लिखा गया कि उनको मार दिया गया, पुलिस की गोली लगी, वो मर गए। लेकिन हम सबकी जानकारी में है कि कितना ब्रूटल अटैक था प्रजा परिषद के लोगों पर, कितना ब्रूटल अटैक था विद्यार्थियों के ऊपर। वे वो विद्यार्थी थे, ये वो कार्यकर्ता थे जो कश्मीर में भारत के ट्राई कलर को फहराना चाहते थे, तिरंगे को फहराना चाहते थे। उसके बाद इस दमन के बावजूद भी लगभग 200 लोगों ने एक साथ बैठ करके 39 दिन तक का सत्याग्रह किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरा प्रयास किया नेहरू जी को जगाने का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूरा प्रयास किया प्रजा परिषद और शेख के बीच में बातचीत कराने का। और जब इंतहा हो गई तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने निर्णय लिया कि मुझे अब जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। जब वो जम्मू कश्मीर जाने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, तो तमाम लोग मना भी करते हैं। शेख की तरफ से चेतावनी भी आती है कि बगैर परमिट के आएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। मित्रों, आप ये देखिए कि किस परिस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां जाते हैं, किस परिस्थिति में उनको अरेस्ट किया जाता है और किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था, भारतीय जनसंघ के पहले अधिवेशन में जो नीतियां तय हुई उस नीति में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके विलय को स्वीकार कर लिया गया है। नेहरू जी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में जो प्रतिवेदन दिया गया है कि हम जनमत संग्रह के बाद तय करेंगे, उसका विरोध किया गया और एक प्रमुख मांग थी कि इसको वापस लिया जाए। नेहरू जाकर के यूनाइटेड नेशन से उस पत्र को वापस लें और जो विशेष दर्जा प्रदान किया गया है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक को भी जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डिक्लेयर्ड तरीके से, कोई छुप छुपा करके नहीं, डिक्लेयर्ड तरीके से कहा कि मैं वहां जाऊंगा, ये परमिट लिए बगैर जाऊंगा। मुझे अरेस्ट किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अरेस्ट किया जाए, लेकिन मैं इस कानून का विरोध करना चाहता हूं। उन्होंने विरोध किया और जब वो जा रहे थे जम्मू, तो जो पुल है ब्यास नदी का, उसमें आधा हिस्सा जो है वो पंजाब का लगता था। सामान्यतया इस तरह के राजनीतिक मुद्दों में जो चेकिंग पोस्ट पंजाब सरकार की थी, उसकी ही जिम्मेदारी बनती थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को परमिट के बगैर आगे न बढ़ने दिया जाए। हमारे विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी इस तरह के आंदोलनों के बारे में जानते होंगे कि अगर आपके पास वैध पत्र नहीं है तो आप एक निश्चित क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकते। जहां वो बॉर्डर एरिया था वहां पर एक पुलिस बीट था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आगे नहीं जाने देता, क्योंकि उनके पास परमिट नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाने दिया।
और जब वो आधे पुल पर ही पहुंचे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। कश्मीर की आबो हवा हम सबको अच्छी तरह से जानकारी में है। उनको खड़ी जीप में, यानी बैठने भी नहीं दिया गया, खुली जीप में खड़ा करके बगैर गर्म कपड़ों के लगभग 300 किलोमीटर का सफर कराया गया। मित्रों, हम सभी को पता है कि वहां कितनी ठंड होती है। कितना भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको खुली जीप में, तेज चलती हुई जीप में सीधे खड़ा करके, घंटों खड़ा करके, क्योंकि पहाड़ों की दूरी बहुत समय लगता है उसको तय होने में, आसान नहीं होता वो रास्ता। और तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में आप सोचें कि क्या स्थिति रही होगी। तो नतीजा ये हुआ कि शेख के षड्यंत्र के चलते, और उससे मैं कह सकता हूं कि जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी वो भी बरी नहीं हो सकती है इस लांछन से। तो जानबूझ करके वो परिस्थितियां पैदा की गई, जानबूझ करके उनको पंजाब से आगे बढ़ने दिया गया, जानबूझ करके उनको खुली जीप में ले जाया गया, जानबूझ करके उनके पास गर्म वस्त्रों की व्यवस्था नहीं कराई गई। नतीजा, जब वो पहुंचे तो उनका स्वास्थ्य इतना गड़बड़ हुआ कि अंततः वो चल बसे। यानी एक षड्यंत्र करके एक महामानव को मृत्यु की तरफ ढकेल दिया गया। इसी नाते हम सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस कार्य को बलिदान मानते हैं, उसको दृढ़ निश्चय मानते हैं, दृढ़ निश्चय के द्वारा कश्मीर की मुक्ति के लिए किया गया प्रयास मानते हैं। इस नाते जब पिछले वर्ष माननीय मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया तो मैंने ही कई चैनलों पर, कई चर्चाओं में यह बात कही कि उन्होंने वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार किया है। तो मित्रों, पिछले वर्ष धारा 370 के जो कुछ अंश हटाए गए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए का जो विड्रॉल हुआ, वह सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरियत के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसके भारत में शामिल यानी पूर्ण सामर्थ्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस नाते वो अस्तुत्य हैं, इस नाते उनका बहुत बड़ा योगदान कश्मीर के लिए माना जाता है। अब सवाल उठता है कि जो धारा 370 पिछले साल हटाई गई, इसका लाभ क्या क्या हुआ। एक लाभ जिसकी मैं तुरंत चर्चा आपके समक्ष करता हूं, मित्रों, वाल्मीकि समाज के लड़के, नौजवान बच्चे कितना भी पढ़ लिख लें, अगर वो कोई दूसरी नौकरी करने लगते थे तो उनकी नागरिकता चली जाती थी। यानी वाल्मीकि समाज के बच्चों को, उनको वही परंपरागत काम जो किन्हीं कारणों से करना पड़ा था, जैसा पाकिस्तान में जिन्ना ने तय कराया था, लियाकत अली ने तय कराया था, वैसी ही नीति कश्मीर में भी वर्षों तक चलती रही। अगर वो स्टेट से बाहर निकल करके कोई और नौकरी करना चाहे तो भी नागरिकता खत्म। हम संविधान से संचालित होते हैं, इकहरी नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। यानी वो नागरिकता वो देते थे। उतना ही नहीं, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे किसी धर्म की हो, अगर वो कोई लड़की है
वह कश्मीर से निकल करके स्वेच्छा से या उसके परिवार की सहमति से कहीं उसका विवाह बाहर हो जाए तो उसका सिटीजनशिप राइट सीज कर लिया जाता था, प्रॉपर्टी राइट सीज कर लिए जाते थे। भारत का न्यायालयी तंत्र वहां पर लागू नहीं होता था। और अगर आप लोग रिकलेक्ट कर सकें तो शायद ये जनवरी या मार्च का महीना था, वहां के हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें भारतीय संघ को ही चुनौती दी गई थी। इस नाते सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, इस नाते त्वरित रूप में इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ी कि वो पूरी की पूरी पॉलिसी को ही खत्म कर दिया गया। जो विशेषाधिकार उनको प्राप्त था उसको खत्म कर दिया गया। जो लोग निर्वासित रूप में वहां रह रहे थे, रिफ्यूजीज के रूप में वहां रह रहे थे, उनको पूरे भारत में तो अधिकार था, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की धरती पर अधिकार नहीं था। इस कानून के रिपील होने के बाद उनको भी वो अधिकार मिले। अभी संपत्ति को लेकर के, खरीद बेच को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं आई है। 1 साल का समय बहुत बड़ा समय नहीं होता है। पॉलिसीज का इवैल्यूएशन, पॉलिसीज का क्लेम्स भी कई वर्ष लगा देता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में, अभी मैं कल ही एक परिचर्चा में भाग ले रहा था, कश्मीर पर ही थी, तो मैंने उस परिचर्चा में कहा कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ से निकाल करके राजनैतिक व्यक्ति के हाथ में वहां का नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी का एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा तो हो सकता है, लेकिन जिस तरह का नेतृत्व राजनीतिक तंत्र के द्वारा मिलना चाहिए वो राजनीतिक व्यक्ति ही दे सकता है। अच्छा संयोग है कि आज सुबह जब टेलीविजन खोला तो पता लगा कि एक कार्यकर्ता के, जो राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना दिया गया, एलजी बना दिया गया, क्योंकि वो यूटी है। इसके अलावा आप देखें कि वो तो पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, आप नहीं खरीद सकते। 10-10 साल तक लोग वहां की सेनाओं में काम करते हैं, वहां रहते हैं, प्रतिनियुक्तियों पर जाकर के शासन की मदद करते हैं, लेकिन वो लगाव पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां आप जुड़ाव के लिए कोई अन्य माध्यम अपना नहीं सकते। इस नाते भी कश्मीर के लोगों, दूसरा बात, कश्मीर में ये बहुत आवश्यक था। हमारा सीएजी पूरे देश को ऑडिट करता है, वो पैसा तो हमसे लेते थे, अनुदान तो हमसे लेते थे, पैकेज दर पैकेज लेते थे, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। पराकाष्ठा है करप्शन की वहां पर। अगर आप देखें 1 वर्ष से पहले का इतिहास, 3 प्रमुख परिवार ही सारी मलाई खा जा रहे थे, जनता को कुछ नहीं मिल रहा था। हमारा आरटीआई कानून, जिसके तहत जनता बहुत एम्पावर हुई, वो वहां पर लागू नहीं था। न सुप्रीम कोर्ट लागू था, न उसके विधान लागू थे, न आरटीआई लागू था, न ऑडिट होता था, और संविधान का अनुच्छेद 360 भी वहां पर लागू नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बंधन था राष्ट्रीय सरकार के लिए, और उस बंधन का या उसकी सीमाओं का कैसा दुरुपयोग वहां के लोगों ने किया है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इस 1 साल में जितना संरचनात्मक विकास हुआ है, उतना विकास पिछले 50 वर्षों में भी नहीं हुआ था। उस दृष्टि से आप देखें कि जो रिपीलमेंट हुआ है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। 13,500 करोड़ रुपए का प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ एमओयू साइन हो चुका है, इंडस्ट्रीज लगनी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत
वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा देने का एक अवसर उनको प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए का असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जिसका लगभग 50% ही खर्चा हुआ है। वह अमाउंट भी उनके पास है, वापसी नहीं हुई है उस अमाउंट की। पहले वह तमाम लोगों की जेब में जाता था। मैं कल एक कश्मीरी मित्र को सुन रहा था तो उन्होंने कहा वहाँ करप्शन तो फैशन है, आप अगर ईमानदारी की नौकरी करते हैं तो आप निरीह समझे जाते हैं, निकृष्ट समझे जाते हैं। अगर आप ऊपर की कमाई वाली नौकरी वहाँ पर करते थे तो बड़े अच्छे माने जाते थे। तो जो समाज के संस्कार हैं, मूल्यात्मक संस्कार हैं, उन सब में भी गिरावट हो गई थी। तमाम आतंकवादी नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते थे, लेकिन वही लोग उन गरीब लोगों को भी इस्तेमाल कर लेते थे, उनके बच्चों को आतंकवाद की तरफ प्रेरित कर देते थे। अब सरकार के द्वारा शिक्षा नीति भी वहां तक पहुंचेगी, सरकार के द्वारा न्याय भी वहां पहुंचेगा, सरकार के द्वारा अंकुश भी वहां पर लगेगा। और पिछले साल का जो अनुभव है वो धीरे धीरे साबित करता जा रहा है कि जो भारत सरकार ने 2019 में 5 अगस्त को निर्णय लिया, वह निर्णय बहुत दूरगामी और बहुत सफल निर्णय है। निसंदेह उस निर्णय से पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत हुई है, उस निर्णय से चाइना को बड़ी दिक्कत हुई है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मीडिया में, न्यूज समाचार पत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाइना के एम्बेसडर का बयान आया है कि कश्मीर जो है वो विवादास्पद है। तो भारत के एम्बेसडर का भी उतना ही कड़ा जवाब आप उसको दिया गया है कि बायलैटरल इश्यू है, आप इसमें नाक ना फंसाएं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे निसंदेह उसकी व्यग्रता है, पाकिस्तान का डर है कि कहीं हमारे जो क्षेत्र हैं वो भारत की समृद्धि से प्रेरित होकर के, शांति व्यवस्था से प्रेरित होकर के, विकास से प्रेरित होकर के, या जो लोग वहाँ रहते हैं उनके आर्थिक जीवन को देखते हुए, जीवन स्तर को देखते हुए कहीं रिवोल्ट न कर जाएं। और जो संभावनाएं दिख रही हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत लंबे समय तक कश्मीर के साथ नहीं रहने वाला, ऐसी कल्पना की जा सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। मित्रों, कश्मीर का जब प्रश्न आता है तो अटल जी के द्वारा बोले गए 3 शब्द बहुत याद किए जाते हैं: इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। ये तीनों शब्द बड़े पवित्र शब्द हैं। इस शब्द से किसी को कोई गिला नहीं हो सकता, कोई शिकवा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमें द्विपक्षीय होना चाहिए। जो लोग वहाँ मारे जाते हैं, सेनाओं के द्वारा नहीं मारे जाते, दुष्प्रचार अवश्य होता है, लेकिन सेना में भर्ती तमाम लोग भी, उनका भी परिवार होता है, उनका भी समाज होता है। जब वो मारे जाते हैं तो क्या उनका मानव अधिकार नहीं होता? सोचने का विषय है। जमहूरियत, लोकतंत्र। अभी जब पंचायतों के चुनाव हुए तो तमाम लोग निकल करके उस चुनाव में शामिल हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग सरपंच बने उनको ही अब निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, जो कि चिंता का विषय है। जल्दी ही उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में लोकतंत्र था? वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही पीडीपी और कांग्रेस उनसे पर्दे के पीछे अलायंस कर लेती थी। पिछले चुनाव को आप देखें कि लद्दाख में उन्होंने बौद्ध उम्मीदवार उतारा, जम्मू में उन्होंने हिंदू उम्मीदवार उतारा कांग्रेस ने, और पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए, ये सोच करके कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये लोकसभा की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो अलग बात है कि समाज में चैतन्य बोध बहुत है, उसने अपने वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया और जो उनके कैंडिडेट थे वो हार गए। अगर यही स्थिति विधान परिषद सभा में होती तो क्या होता?
वो तीनों दल तो एक तरफ मिल गए, प्रतिरोध कोई है नहीं। जिस तरह का डिलिमिटेशन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कराया हुआ है, शेख के जमाने में भी हुआ था, फारूक अब्दुल्ला के जमाने में भी हुआ था, किसी दूसरे दल के कैंडिडेट की जीतने की संभावना ना के बराबर है। और अगर पुनः चुनाव हो जाते तो चुनी हुई व्यवस्था के द्वारा, उनके बहुमत के द्वारा भारत में कश्मीर को आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रिविलेजेस को हटा करके समग्र रूप से शामिल कर लिया जाए, यह संभव ही नहीं होता। इस नाते वर्तमान मोदी सरकार ने रणनीतिक तौर पर बहुत पुख्ता कदम उठाते हुए जो कार्य किया है वो वंदनीय है, वह सराहनीय है और निसंदेह वह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया जीवन देने वाला होगा, ऐसी कल्पना की जा सकती है। तमाम छोटी छोटी भाषाएं हैं, तमाम छोटी छोटी जातियां हैं, प्रजातियां हैं जिनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। गुज्जर्स की क्या स्थिति है, बकरवाल्स की क्या स्थिति है, बल्टोस की क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती थी। सिर्फ वहां के कुछ गिने चुने नेताओं और या अलगाववादियों की ही चर्चा होती थी। अब वहां की आइडेंटिटी पर चर्चा हो रही है, वहां के लोकल प्रोडक्ट पर चर्चा हो रही है, स्थानीय उद्योगों पर चर्चा हो रही है। आप सिविल सर्विसेज का एक रिजल्ट भी उठा करके देखें तो तमाम विद्यार्थी अब वहां से सफल हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को हम सब एक समग्र के रूप में देखें तो मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर की चिंता की थी, कश्मीर के विषय में जो सोचा था, उसको पूरा करने का जो संकल्प वर्तमान सरकार ने उठाया है वो सराहनीय है, वो अनुकरणीय भी है। मेरा ये मानना है कि भाई अभी करता हूँ, वेबिनार में हूँ, करता हूँ। मेरा ये मानना है कि कश्मीर में स्थितियों में बहुत परिवर्तन आएगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट की, हम सभी इन्वायरमेंट की चिंता से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि वो हमको सीधे सीधे प्रभावित करता है। डल लेक जो पूरी दुनिया की खूबसूरतम लेक्स में से एक है, लगभग आधी कब्जा हो चुकी है। उसके पानी का स्रोत जो है वह अवरुद्ध कर दिया गया, नतीजा जो पानी साफ सुथरा रहना चाहिए वो भी नहीं रहता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण सकते हैं उस कार्यकाल के। निसंदेह अब केंद्र सरकार पर लागू होंगी, इसकी पॉलिसीज का वहां पर एग्जीक्यूशन होगा और उसी के अनुसार उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो निसंदेह वो बेहतर होने वाला है। वहाँ की नौकरियां बढ़ें, व्यवसाय बढ़े, अगर ये सारे काम होते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं एक सुखद भविष्य की जम्मू और कश्मीर। अगर वो सब घटित होता है, जिसकी पूरी संभावना है, प्रसाद मुखर्जी के जो स्वप्न थे कश्मीर के लिए, उसको पूरा करने की दिशा में एक सार्थक कदम उठाया गया है और वह स्तुत्य है, वंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न मुझे दिखे नहीं, फिर कभी कोई अवसर आएगा तो आमने सामने परिचर्चा कर पाएंगे। इस कोविड के समय में आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करें और क्योंकि आप सब युवा हैं, उसका पालन करवाने में भी लोगों की मदद करें। आप सभी को सुखद भविष्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आपसे इस मंच पर आने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।